Hello everyone. In today's topic, we will discuss about the modes of entry into international business के अंदर कैसे कैसे हम एंटर कर सकते हैं। और सबसे पहले है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। व्हेन वी आर डूइंग एक्सपोर्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, मतलब ट्रेड कर रहे हैं हम, है ना। मतलब फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। जैसे हम इंडिया से अपना जो माल है कनाडा भेज रहे हैं, ठीक है, ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है, वी आर एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट्स, है ना। तो दैट इज कवर्ड इन इंटरनेशनल बिजनेस। और अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कनाडा से अगर हम इंडिया में सामान मंगा रहे हैं, दैट इज ट्रेडिंग, दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, ठीक है। ऐसा करके हम मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर हम एंटर कर सक रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लाइसेंसिंग, जिसमें क्या करते हैं हम गिविंग परमिशन देते हैं अपना पेटेंट, अपना ट्रेडमार्क यूज़ करने की, है ना। एक एग्रीमेंट होता है लाइसेंसिंग के अंदर, एक एग्रीमेंट होता है जिसमें हम ना उसे यूज़ करते हैं लाइसेंस को, है ना, सो दैट अदर कंट्री पीपल कैन यूज़ अवर ट्रेडमार्क एंड पेटेंट एंड यूटिलाइजिंग दैट, है ना। ऐसा करके हम लोग जो है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना फ्रेंचाइजिंग, जिसके आपने बहुत बार सुना होगा। जैसे अभी चल भी रहा है अपने इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कि हम फ्रेंचाइजी ले लेते हैं किसी चीज़ किसकी ना। सपोज एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका मैकडोनल्ड्स की, है ना। इंडिया के अंदर ना बहुत सारी मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले रखी है लोगों ने, है ना, टू सेल मैकडोनल्ड्स प्रोडक्ट, ठीक है ना, इन इंडिया। सो दैट इज़ टेकिंग फ्रेंचाइजीज के अंदर पूरी स्किल्स वो ले लेते हैं, मतलब स्किल्स, उनका पूरा आइडिया, उनका सब कुछ चीज़ें वो है, ब्रांच खोल लेते हैं, फ्रेंचाइजी जिसको हम कहते हैं। वो है सेम प्रोडक्ट वो यूज़ करते हैं, द वे दे आर मेकिंग एवरीथिंग, है ना, इस कवर्ड इन फ्रेंचाइजी। तो है हम मोड, ये भी एक मोड हो गया है टू एंटर इनटू अ इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। बिकॉज क्या करना है इसमें, दूसरी कंट्री से हम जो है इंटररेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर हम एंटर कर सकते हैं फ्रेंचाइजी लेकर भी। नेक्स्ट आ जाता है अपना कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर रहता है कि कंपनी आउटसोर्स करती है इट्स प्रोडक्शन टू अ थर्ड पार्टी स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर दैट प्रोड्यूसेस गुड्स अकॉर्डिंग टू द कंपनीज डिज़ाइन एंड स्पेशलाइजेशन। सपोज कि कुछ प्रोडक्ट है जो हम नहीं कर सकते हैं ना, चीज़ें, जैसे एग्जांपल मेरी कंपनी है बट आई कैन नॉट डू सेलिंग पार्ट, है ना। सो आई विल आउटसोर्स अनदर कंपनी, एक मार्केटिंग कंपनी है बी, ठीक है। तो ये वो काम कर सकती है जो मैं नहीं कर सकती, तो आई विल गिव, माई कंपनी इज ए एंड आई वॉन्ट, और बी ऐसी सर्विस देती है सेल्स की, तो ठीक है, मैं इनसे मार्केटिंग की टीम हायर कर, मतलब इनसे जो है वो वाली सर्विस ले लूँगी और अपना काम करवा लूँगी, ठीक है। मेरा काम है ये करना, ठीक है, मेरा काम है इसको बनाना और करना चीज़ें, और मैं इनसे थर्ड पार्टी से ये ले लिया मैंने फॉर सम वर्क और समथिंग। तो जिसमें क्या होता है कि व्हेन अ कंपनी आउटसोर्सेज इट्स प्रोडक्शन टू अ थर्ड पार्टी स्पेशलाइजेशन, मतलब जो थर्ड पार्टी है मैंने उससे ही करा लिया, दैट विल कवर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कि हाँ यू विल मेक दिस थिंग फॉर मी और यू विल डू दिस वर्क फॉर मी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा टर्न की प्रोजेक्ट्स। ये इसके अंदर सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि होता क्या है। तो इट्स अ प्रोजेक्ट वेयर अ सिंगल contractor is responsible for the entire life cycle from initial stage, है ना, to the final construction and commissioning, delivering and completing ready to use फैसिलिटी। मतलब इसमें क्या होता है कि एक सिंगल कॉन्ट्रैक्टर पूरी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी चीज़ें इसके अंदर आती है ना। और मतलब द क्लाइंट ओनली नीड टू टर्न द की टू स्टार्ट ऑपरेटिंग, एक मतलब उसको क्या करना है, बस स्टार्ट करना है ना। और विद द कॉन्ट्रैक्टर हैंडलिंग ऑल द एस्पेक्ट्स, मतलब सारी चीज़ें वो हैंडल करेगा, जो भी बैरियर्स आएंगे, रिस्क होगा, मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी है, मतलब
लोगों का इन्वॉल्वमेंट, क्लाइंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कम होगा इसके अंदर। टर्नकी प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट वेयर सिंगल कॉन्ट्रैक्टर, मतलब एक ही बंदा जो है, एक ही कॉन्ट्रैक्टर जिससे हमने कहा है, वो एक सिंगल कॉन्ट्रैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा पूरे के पूरे जो है प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। और लाइफ साइकिल उसकी शुरुआत से लेके एंड तक ही विल बी अकाउंटेबल, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। और रेडी टू यूज़, मतलब ये ऐसी चीज़ें कि हम रेडी टू यूज़ फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। इसमें पूरा एक सिंगल कंट्रैक्टर होगा, वो मैनेज करता है सारे स्टेजेस को, ठीक है। एंड फाइनल में वो क्या करता है, सिर्फ रिजल्ट आपको दे देता है, रिजल्ट हैंड ओवर करता है ना, वो रिजल्ट सीधा, ठीक है। तो दिस इज टर्नकी प्रोजेक्ट। आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट है हमारा जॉइंट वेंचर। इसमें क्या होता है, टू कंपनीज कम टुगेदर, दो जने आ गए अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से टू कंप्लीट और फॉर द, मतलब फर्दर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, मतलब ए भी जुड़ गया और ये बी है जो कि दूसरे कंट्री के अंदर है, ये दोनों जुड़ गए हैं फॉर द म्यूचुअल अंडरस्टैंड विद देयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मिंग द टास्क, ठीक है। तो ये है इंडिया से, ये है अमेरिका से, तो दे आर परफॉर्मिंग दिस, ठीक है। तो दिस इज जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर इज वेरी इजी। मर्जर एंड एक्विजिशन, दिस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। मर्जर एंड एक्विजिशन, इसमें क्या होता है कि हम ना एक कंपनी से, जैसे अमेरिका की कंपनी है और एक श्रीलंका की है, ठीक है, तो दे आर कमिंग टुगेदर एंड वर्किंग, मतलब साथ में वर्क कर रहे हैं दोनों ना, साथ में वर्क कर रहे हैं, उसके अंदर मर्ज हो गए। एक्वाइजिशन हो गया कि हमने इसको एक्वायर कर लिया, हमने ए को बना लिया सी, हमने इसको, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि सी ने एक्वायर कर लिया ए को, अब ये हमारा हो चुका है, तो दैट इज़ एक्विजिशन। अगर मैं आपको जो है मर्जर और एक्विजिशन का एग्जांपल बताती हूँ एक बार, एक मिनट। हाँ, तो एक्विजिशन का हो सकता है कि डिज्नी जो है, डिज्नी अगर आपने नाम सुना है, डिज्नी ने क्या करा है, डिज्नी हॉटस्टार ले लिया है ना, तो वो उसने क्या कर लिया, अरे यार हाँ, इसमें जैसे एग्जांपल हम ले लें एक्वायर करना, ठीक है। तो डिज्नी ने क्या एक्वायर कर लिया, एक अलग सा था हॉटस्टार, ठीक है, हॉटस्टार अलग था, ठीक है, एक डिज्नी अलग था, पर डिज्नी ने क्या किया, इसे ले लिया, तो ये हो गया डिज्नी हॉटस्टार, क्योंकि इसने एक्वायर कर लिया। इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव, ठीक है। और मर्जर के अंदर हो गया, सपोज एक कंपनी है ए, ठीक है, और उसने मर्ज किया बी से, ठीक है, इन दोनों ने क्या कर लिया, मर्ज कर लिया अपने आप को ना, अभी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, काहे के लिए, टू फॉर्म, ना ना ना, टू फॉर्म, इन्होंने क्या फॉर्म किया फिर, सी बनाने के लिए, तो ए और बी ने वर्क किया टू फॉर्म अ सी, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मर्जर, ठीक है। और एक इसमें हो गया, अगर हम एक्विजिशन का एग्जांपल है तो ए है और एक बी है, तो बोथ कंपनीज आर, अब दोनों कंपनी किसकी हो गई, एक ही है, ये भी एक ही हो गई, तो दिस इज एक्वाजिशन, ठीक है, एक्वायर कर लिया, उसको ले ही लिया, ठीक है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्वाजिशन। नाउ लास्ट फाइनल थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज स्ट्रैटेजिक अलायंस, ठीक है। इट इज ऑल्सो लाइक very hard to understand but it is very easy. स्ट्रैटेजिक अलाइंग एक ऐसा फॉर्मल
एग्रीमेंट है, ठीक है, किसके बीच में? टू इंडिपेंडेंट कंपनीज, एक इनके बीच में क्या करते हैं वो एग्रीमेंट करते हैं टू कोलैबोरेट ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब दोनों के फ़ायदे के लिए वो लोग एग्रीमेंट बनाते हैं, शेयर रिसोर्सेज करते हैं, एक्सपर्टाइज करते हैं, मतलब दोनों अपनी अपनी चीज़ें जो है एक्सचेंज करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। क्योंकि ये क्यों करते हैं, ताकि क्योंकि वो अकेला नहीं कर सकता, ही रिक्वायर्ड हेल्प, दे रिक्वायर्ड हेल्प, इन दैट केस दे गो फॉर स्ट्रेटेजिक अलायंस, तो एक फॉर्मल एग्रीमेंट बनाते हैं और टू और मोर इंडिपेंडेंट कंपनीज आ सकती है, दो भी आ सकती है, दो से ज़्यादा भी आ सकती है, और कोलैबोरेट करते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, ताकि उनको बेनिफिट हो उसके लिए, एंड शेयरिंग रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज, अपनी जो है रिसोर्सेज और एक्सपर्टाइज को शेयर करते हैं टू अचीव अ शेयर्ड ऑब्जेक्टिव। अकेले का तो ऑब्जेक्टिव होगा नहीं, अब तीनों जुड़ रहे हैं तो तीनों का ऑब्जेक्टिव है, तो उसको अचीव करने के लिए ही वो आए हैं। ऐसा तो है नहीं कि बी को जिताना है हमको या बी के ऑब्जेक्टिव को ही फुलफिल करना है, तो ऐसा नहीं होता, तीनों अपने अपने ऑब्जेक्टिव के लिए आते हैं और साथ में काम करते हैं, क्योंकि वो अकेले नहीं कर सकते उसको, दैट इज़ द रीज़न। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो दोस्तों, एंड दीज आर द मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस।